चलिए पैराग्राफ नंबर 13 में आते हैं। कहा गया द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। यानी ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसके डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषता है, खास जो इसकी विशेषता है वो क्या है? तो मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे खास विशेषता यह है इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। इसमें मनुष्य की जो इच्छा है, यह लाइन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ओके, कि इसमें जो है इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, कि मनुष्य की इच्छा इसमें मल्टीप्लिसिटी कई गुना रूप से लगातार बढ़ती जाती है। ये नहीं, जैसा महात्मा गांधी पहले इस बात को कह चुके, इसमें सेटिस्फैक्शन लोगों को है ही नहीं। मॉडर्न सिविलाइजेशन में सेटिस्फैक्शन की बहुत ही कमी देखी जाती है, संतुष्टि की, आत्मसंतुष्टि का, संयम का, कि हाँ मुझे इतना में खुश रहना है। नहीं, लोगों की लिमिट बढ़ रही है, विश बढ़ रही है, डिजायर्स बढ़ रही हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन मेन एम होना चाहिए लाइफ का। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो प्राचीन जो सभ्यता है, जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन की तो कैरेक्टरिस्टिक ये हुई, जो आधुनिक सभ्यता उसका खास बात तो ये हुआ कि इसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स है, मनुष्य की इच्छाओं का गुणोत्तर रूप से मतलब मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ते थे। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन एंशिएंट सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है, इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन। प्राचीन सभ्यता जो भारतीय सभ्यता, इसमें रेस्ट्रिक्शन मतलब प्रतिबंध लगाया जाता था इन सभी इच्छाओं पर, एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ दिस वांट्स, और इन सभी इच्छाओं पर एक रोक लगता था, स्ट्रिक्ट कठोर मतलब पाबंदी लग जाता था कि इससे ज्यादा आपको नहीं चाहिए। इसलिए पहले कहा गया था कि हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरीज और प्लेजर्स की चीजों से डिसवेडेड रखा, यानी अलग रखा। यानी वो चाहते थे कि हमारी इच्छाएं एक लिमिट से बाहर ना जाए, वरना हमारा जो लाइफ है वो बेचैनी में गुजर जाएगा, रेस्टलेसनेस में गुजर जाएगा। आगे कहा गया, ध्यान रखिएगा इसमें, द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेसिबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग इन फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। ये जो मॉडर्न या आप कहें वेस्टर्न इंसेसिबलनेस है, पश्चिमी या आधुनिक जो इंसेसिबलनेस है, इंसेसिबलनेस का मतलब होता है कि इन ए स्टेट इन विच यू डू नॉट सेटिस्फाई, ऐसी स्थिति जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं थे, मतलब संतुष्ट नहीं थे, असंतुष्ट रहते हैं। तो आज की जो आधुनिक या पश्चिमी क्या है सेटिस्फैक्शन, अराइजेज फ्रॉम रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, कि भविष्य की स्थिति में लोग रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, और वो डिविनिटी ईश्वरत्व में थोड़ा कम विश्वास कर रहे हैं। यानी मॉडर्न सभ्यता के लोग ये सोच रहे हैं कि आज से 20 साल बाद, 40 साल बाद, 50 साल बाद कहाँ जा रहे हैं। तो फ्यूचर को बनाने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम लोग अपने प्रेजेंट को गंवा रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट को अगर आप बनाएंगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक बेहतर बनेगा। अगर आज आपका दिन अच्छा गया है, आज आपने टाइम टेबल को फॉलो किया है, आज आपने अगर बेहतरीन अपना 100% दिया है, इसका रिजल्ट कल जरूर दिखेगा। इसी तो भारतीय सभ्यता में कहा गया प्रेजेंट पे ध्यान, ऐसा नहीं है कि भविष्य को नहीं देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट देना है प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट मेरा परसेंटेज जो है वो 100 होना चाहिए, वो कभी कम नहीं होना चाहिए। जब मैं उठूं तो मैं पूरे दिलो जान और लगन के साथ में मेहनत करूं, जिससे मेरा फ्यूचर बेहतरीन हो जाएगा। कहने का सिचुएशन, अगर आप क्लास 10 अगर आप जो मैट्रिकुलेशन होता है, सेकेंडरी होता है, अगर उसका एग्जाम आप बेहतर प्राप्त कर लेते हैं, उससे मार्क्स अच्छे ऑब्टेन कर लेते हैं, या उसकी आप नॉलेज अच्छे ले लेते हैं, तो हो सकता है आपका आगे का इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो अच्छी हो जाएगी, और इंटरमीडिएट की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो हो सकता है आप आगे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसमें मदद मिल पाएगा, और उसमें अगर आगे बेहतर कर जाते हैं तो उसके आगे का समय बेहतर जाएगा। तो ये एक माइंडसेट हम लोगों का होना चाहिए कि हम लोगों को प्रेजेंट में जिंदा रहना चाहिए, प्रेजेंट में सोचना चाहिए, फ्यूचर स्टेट में ज्यादा नहीं रहना है, लेकिन प्रेजेंट में फोकस ज्यादा करना है। एंड द रेस्टोरेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जो प्राचीन हो या पूर्वी सभ्यता का जो रेस्टोरेंट था, जो प्रतिबंध था, अराइजेस फ्रॉम अ बिलीफ, मतलब प्राचीन सभ्यता, भारतीय सभ्यता में क्यों प्रतिबंध लगाया जाता, तो वो एक विश्वास से पैदा होता था। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको नहीं करना, उसमें एक विश्वास रहता था, ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड और द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, कि खुद में विश्वास करने के बजाय भविष्य की स्थिति के बारे में भी सोचना है, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, और ईश्वर की ताकत में भी, ईश्वरत्व में भी हमें विश्वास रखना है। ये था हमारा, ध्यान रखेगा, भारतीय सभ्यता, और है भी। पैराग्राफ 14 की बात करते हैं। कहा गया सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन के कुछ ऐसे इमीडिएट, तत्काल और ब्रिलियंट कुछ शानदार रिजल्ट्स हुए हैं, आर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब मना करना या रोकना,
मतलब आधुनिक सभ्यता कुछ ऐसे आविष्कार हुए हैं जिसको मना करना नहीं पॉसिबल नहीं है। वो मैडनिंग एक पागलपन की दौर से गुजर चुका, मतलब दिमाग पे हावी हो चुका, उसको मना किया ही नहीं जा सकता। कहने का सेंस है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में ऐसी बात नहीं कि बुरी बातें हैं, लेकिन जो जरूरत की बातें हो, अच्छी बातें, उसे तो हमें अपनाना चाहिए। जैसा कि पहले भी महात्मा गांधी कह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग स्टॉलिड है, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट है। जो हम लोग अनुभव की कसौटी पे एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हाँ ये चीज बेहतर है, हम लोग उसको अपना लेते हैं। लेकिन जो बेहतर नहीं है फिर हम उसको अपनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। कहा गया बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं मुझे इसमें कोई शक नहीं है दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, कि मनुष्य की जो विक्ट्री है, विक्ट्री मतलब विजय, ये किसमें विजय है, किसमें वो जीत हासिल कर सकते, किसमें वो सुख में रह सकता है। तो इसमें कहा गया है कि लाइज इन द रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस में ही ईश्वर मतलब जो इंसान है उसका हैप्पीनेस और कह सकते हैं सुख छिपा हुआ है, कि हमें कुछ इच्छाओं को रोकना चाहिए, हमें ज़्यादा लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। We are in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर सकते हैं। कहा गया वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में। किस चीज के खतरे की बात महात्मा गांधी कर रहे हैं? और बार्टरिंग अवे, बार्टर का मतलब होता है कि लेन देन करना, मैंने कुछ दिया फिर बदले में मैंने कुछ लिया। तो बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लेजर, कि हमारे पास जो परमानेंट गुड है, जो वास्तविक सुख है, ध्यान रखेगा, हम लोग उसको देकर मोमेंट्री प्लेजर, कुछ पल के सुख का हम लोग क्या करते हैं, अनुभव कर लेना चाहते हैं, जो कि गए सही बात नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि आपके लाइफ में परमानेंट प्लेजर कौन है और एक टेम्पररी प्लेजर कौन है। और जो परमानेंट प्लेजर है, जो हमेशा के लिए आपको सुख देगा, हमेशा के लिए आपको आराम देगा, उसको अपने पास रखना है। और जो मोमेंट्री प्लेजर है उस पर ज्यादा सोचना नहीं है। तो जो परमानेंट है उसको अपने पास रखिए, उसका फिर किसी प्रकार से लेन देन करना नहीं चाहिए। जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी, जिस प्रकार से पश्चिमी सभ्यता ने वंडरफुल डिस्कवरी, शानदार आविष्कार किए हैं इन थिंग्स मटेरियल, जो आधुनिक है, जो मशीन है। पश्चिमी सभ्यता के लोगों ने क्या किया, मशीनों को उन्होंने प्रोपोगेट किया, मशीनों में उन्होंने बेहतर आविष्कार किया। ओके, सिमिलरली उसी तरीके से हिंदुज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। हिंदुज्म ने, भारतीय सभ्यता ने, हिंदुत्व ने भी बहुत सारे मार्वलस, बहुत ही शानदार डिस्कवरीज किए हैं इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, धर्म में। हम लोगों ने, भारतीय सभ्यता या हिंदुत्व ने मशीनों में आविष्कार नहीं किया है, बल्कि धर्म में भी आविष्कार किया है, ऑफ द स्पिरिट, आत्मा में, ऑफ द सोल। मतलब हम लोगों ने आध्यात्मिक रास्ते को चुना, सुख के रास्ते को चुना, बेचैनी के रास्ते को हम लोगों ने कभी नहीं चुना। हम लोगों ने ज्ञान के रास्ते को चुना, हम लोगों ने सम्मान के रास्ते को चुना, हमने वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते को चुना, कि दुनिया हमारा परिवार है। ये नहीं कि सिर्फ हम हैं, दुनिया सुख रहेगी तो हम भी सुख में रहेंगे, पूरी दुनिया हमारा परिवार के रूप में हम लोग देखते हैं। ये भारत की और भारतीय सभ्यता की नींव रही है। बट वी हैव नो आई ऑफ दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन ये जो ग्रेट, बड़े महान और फाइन, सुंदर जो आविष्कार हुए, इसको देखने के लिए हमारे पास वो आंखें नहीं हैं। वी आर डेजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, ये जो मटेरियल प्रोग्रेस, जो भौतिकवाद की चीजें, लग्जरियस कार आ गए हैं, लग्जरियस मशीन्स आ गए हैं, ये आ गए, वो आ गए हैं, मशीनरीज, मतलब एक बेड शीट, फ्लैट, जो भी आ गए ऐशो आराम की चीजों में, इन सभी चीजों ने हमें चकाचौंध, डेजल्ट कर दिया है। ओके, आई एम नॉट इनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। अब ये कह रहे हैं, ध्यान रखेगा, ये जो प्रोग्रेस है, मैं उसका इनामोर्ड नहीं, मतलब मोहित नहीं हुआ मैं उस प्रोग्रेस से। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स, मुझे तो ऐसा लगता है, एज द गॉड इन हिज विजडम, कि ईश्वर ने अपना कुछ, हिज विजडम, उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हैज प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स। उन्होंने भारत को, मतलब ईश्वर ने, उनकी असीम कृपा भारत पे है कि उन्होंने प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइन्स, हम लोगों को मशीन की तरफ उन्होंने जाने से पूरी तरीके से रोक दिया है। सो डैट, जिससे प्राप्त यह होता है, that it might fulfill its special mission of resisting the honors of materialism, कि ईश्वर का आशीर्वाद है कि जो मेटेरियल प्रोग्रेस है उसका विरोध करने में ईश्वर ने हमें सामर्थ्य बनाया है, हमें उस रास्ते पे नहीं जाने दिया है। पैराग्राफ नंबर 17 में आते हैं, कहा कि आफ्टर ऑल, वास्तव में देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, कि हिंदुत्व में कहीं ना कहीं कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने अभी तक, इस युग तक भी भारतीय सभ्यता को और उस प्राचीन सभ्यता को जिंदा रखा है। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बाइबलियन, जो इंडियन सिविलाइजेशन ये गवाही देता है, किसका, बैबिलोनियन का, सीरियन का, पर्सियन का, इजिप्टियन सिविलाइजेशन,
इतनी सारी सभ्यताओं के गवाह हम हैं कि वो विनाश हो गए, वो बर्बाद हो गए। कास्ट अ लुक अराउंड यू। अब महात्मा गांधी कहते हैं कास्ट अ लुक अराउंड यू, अपने आसपास एक नजर दीजिए। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कि रोम कहाँ है और ग्रीस कहाँ है। ये सभ्यता देखिए कि रोम सभ्यता का, ग्रीस सभ्यता का, जो पहले अपने चरम पे हुआ करती थी। कैन यू फाइंड टुडे, क्या आप आज उसे प्राप्त कर सकते हैं। वेयर द इटली ऑफ गिब्बन, वेयर द इटली ऑफ गिब्बन। ये जो गिब्बन की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा, ये कहा गया द इंग्लिश हिस्टोरियन ऑफ द 18th सेंचुरी हु ऑथर द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। गिब्बन कहा जाता है कि इन्होंने रोमन एम्पायर के डिक्लाइन और फॉल, पतन के बारे में इन्होंने किताब लिखी थी। तो कहा गया है कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिब्बन, कि गिब्बन जो इतिहासकार हुए जिन्होंने रोमन एम्पायर, ओके, जिनके विनाश के बारे में उन्होंने बताया कि वो आज आपको कहीं दिखेंगे, और रादर द एंशिएंट रोम, या वो प्राचीन रोम, वो आज आपको दिखता है कहीं। फॉर रोम वाज इट, जो रोम पहले इटली हुआ करता तो वो आज आपको दिखेगा नहीं, उस सभ्यता में आपको अपने वर्चस्व पे स्थापित नहीं रहेगा। अब कहते हैं गो टू ग्रीस, आप ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है वो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन, कहीं मिलती है। दे आर कमिंग टू इंडिया, फिर आप भारत वापस आइए। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स, अब भारत की जो प्राचीन रिकॉर्ड्स हैं, जो प्राचीन किताब हैं, महाकाव्य हैं, ग्रंथ हैं, उनको उन पे नजर दीजिए। एंड लुक अराउंड यू, और अपने आस पड़ोस देखिए, आज चारों तरफ देखिए। एंड यू विल बी कॉन्स्टेंट टू से, और आप बिल्कुल भरोसे के साथ इस बात को कहेंगे, क्या कहेंगे, यस आई सी हियर एंशियंट इंडिया स्टिल लिविंग, हाँ मैं ये कह सकता हूं कि प्राचीन भारत, प्राचीन सभ्यता आज भी यहां रहती है। तो भारतीय सभ्यता तो विनाश हो ही नहीं रही है, ये तो और मजबूती से खड़ी है। पैराग्राफ 19 कहा गया ट्रू, हाँ इस बात में कोई शक नहीं है, ध्यान रखिएगा। देयर वर डंग हिप्स, हाँ जब आप प्राचीन सभ्यता, जब भारत के बारे में जानेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ क्या कहते हैं, डंग हिप्स, मतलब कचरों के ढेर थे, गोबर के ढेर हुआ करते थे। टू हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ बिखरे हुए रहते थे। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम, लेकिन जो रिच ट्रेजर्स है, ओके, जो असली खजाना है वो वहीं तो छुपा होता था, उसी में, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग किया करते थे, इस केमिकल फार्मिंग से हम लोग दूर रहा करते थे। एंड द रीजन, और यही कारण है कि वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट, कि यह क्यों अभी तक जिंदा है, सर्वाइव कर रहा है भारतीय सभ्यता। दैट द इंड, यह जो अंत है, विच हिंदुज्म सेट, जो हिंदुज्म ने सेट किया है, बिफोर, पहले, इट वाज नॉट डेवलप, मतलब भारतीय लोगों ने, हमारे पूर्वज ने पहले ही सेट कर दिया था, क्या, इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलॉन्ग मेटेरियल, कि हम लोग मेटेरियल के रास्ते पर हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, मतलब मशीनों का आविष्कार हम लोग नहीं करेंगे, बट स्पिरिचुअल लाइन्स, लेकिन आध्यात्मिक रास्ते की तरफ हम लोग चलेंगे। ये आविष्कार वास्तव में पहले किया जा चुका था। अब आ गया थे पैराग्राफ नंबर 20 में, कहा गया आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो स्वराज है, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, ये इस पे निर्भर नहीं करता है कि हम लोग अपनी इच्छाओं को बढ़ाते रहें, सेल्फ इंडल्जेंस या अपने आप में व्यस्त रहें, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वन सेल्फ डिनाइल, लेकिन ये इसमें विश्वास करता है कि जब हम लोग अपनी इच्छा को स्वयं से रोक सकते हैं। तो भारतीय सभ्यता में यह बात सिखाई जाती है और सिखाई जाती थी कि कैसे अपनी इच्छा को स्वयं रोकें, इच्छाओं को लगातार बढ़ने ना दें, वरना यह आपके सेटिस्फैक्शन को दूर लेके चला जाएगा और आपको लाइफ में कभी भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं। तो यह भारतीय सभ्यता पहले भी सिखा चुकी है हम लोगों को। चलिए पैराग्राफ नंबर 21 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल रिमेन र्यून फॉर इंडिया इफ यू इंडेवर टू कॉपी। कहा गया कि यूरोपीय सभ्यताएं जो हैं इज नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, सूटेड फॉर द यूरोपियंस, ये यूरोप के जो लोग हैं उनको बेहतर लगता होगा। यूरोप कहने का मतलब होता है वही वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं, यानी यूरोपीय सभ्यता, इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोप के रहने वाले लोगों को बेहतर सूट करता होगा, बट लेकिन इट विल मीन र्यून फॉर इंडिया इफ यू इंडेवर टू कॉपी। र्यून मतलब बर्बाद होना, बट इट विल मीन र्यून फॉर इंडिया, लेकिन ये भारत के लिए बर्बादी का कारण होगा इफ यू इंडेवर टू कॉपी इट, यदि हम लोग इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इंडेवर मतलब कोशिश करना, ट्राई करना, यानी हमें यूरोपीय सभ्यता को कॉपी नहीं करना है। दिस इज नॉट टू से, यह कहने का मतलब यह नहीं कहा जाता है दैट वी मे नॉट एडॉप्ट एंड एसिमुलेट व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन बाय अस, यानी जब ये कहा गया कि हम लोगों को यूरोपीय सभ्यता कॉपी नहीं करना चाहिए, तो इसमें महात्मा गांधी क्लैरिफिकेशन करते हैं। अब इसमें हो सकता है क्लैरिफाई कर रहे हैं, अब हो सकता है बहुतों को लगता होगा कि सर या यूरोपीय सभ्यता में भी तो बहुत सारी अच्छी बात है कि हमें उसको नहीं सीखना चाहिए।
पूरी तरीके से 100% महात्मा गांधी नहीं करें कि हमें उसको कॉपी कर लेना चाहिए। ये पहले भी मेंशन किया गया और यहाँ पर भी ये बात लाया गया है कि दिस इज नॉट टू से दैट वी मे नॉट एडॉप्ट, कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग नहीं अपना सकते हैं, एंड एसिमुलेट और शामिल नहीं कर सकते हैं व्हाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ एसिमुलेशन बाय अस, यानी हम लोगों के लिए जो अच्छा रहेगा या जो अपनाने के लिए बेहतर रहेगा उसको हम लोग अपना लेना चाहिए यूरोपीय सभ्यता से भी, क्योंकि एज इट डज नॉट मीन ऑल्सो मीन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, क्योंकि इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका यह भी मतलब नहीं होता है दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव पार्ट, कि यूरोपियन जो लोग हैं वो हिस्सा नहीं होंगे विद व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, कि उनके अंदर जो बुराई आ चुकी है। कहने का सही मतलब है कि भारतीय सभ्यता जो है, भारतीय लोगों को यूरोपीय सभ्यता में जो बेहतर हो उसको हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब हम लोग उसका निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे, टेस्ट करेंगे, ट्रायल लेंगे और अनुभव करके जब हमें बेहतर लगेगा तो हम लोग उनको अपनी सभ्यता में शामिल कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूरोपीय सभ्यता की बुराई खत्म हो जाएगी, उनको अपने मॉडल पे सर्च करना होगा कि क्या उनमें बुराई है। पैराग्राफ नंबर 22 में आते हैं, द इंसेशन सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन इज सच एन इविल दैट आई मेक बोल्ड टू से दैट यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। करें इंसेशन सर्च फॉर मटेरियल प्रोग्रेस, यानी मटेरियल जो कंफर्ट्स है, जो आराम की चीजें होती हैं उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन, कि जिस प्रकार से मशीन बढ़ रहे हैं, ऐसो आराम की चीजें बढ़ रहे हैं, ये जो कुछ प्रयोग हुए हैं जो कई संख्या में लगातार बढ़ रहे हैं, कई गुना में, इज सच एन इविल, ये एक प्रकार की बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से दैट, और मैं बोल मतलब अपनी आवाज ऊंचे करके प्रखर आवाज में मैं ये कहना चाहता हूं that the Europeans themselves will have to remodel their outlook, कि यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोप के जो रहने वाले लोग हैं, उनको अपने इस आउटलुक को, नजरिए को बदलना पड़ेगा, उन्हें रीमॉडल करना पड़ेगा, कि उन्हें अपने आप को कुछ न कुछ बदलना पड़ेगा जो उनका नजरिया है। इफ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट्स टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, यदि दे आर नॉट टू पेरिस, अगर वे लोग नहीं चाहते हैं कि पेरिस शामिल हो जाना अंडर द वे ऑफ द कंफर्ट्स, की आराम की चीजों में व्यस्त हो जाना, अगर वो नहीं चाहते हैं, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जिसके अंदर वो धीरे धीरे गुलाम बन रहे मशीनों का, अगर वो ऐसा नहीं चाहते यूरोप के लोग, तो उनको अपने आउटलुक को, यानी नजरिए को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि उनको में क्या बुराइयां हैं। इट मे बी डेट माई रीडिंग इज रॉन्ग, महात्मा गांधी कहते हैं ऐसा हो सकता है कि मेरा जो रीडिंग है, मेरा जो पढ़ना या लिखना ये जो है ये गलत हो सकता है, बट आई नो, लेकिन मैं जानता हूं डेट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ। लेकिन ये चलिए यूरोपीय सभ्यता के लोग वो अपना रिमॉडल करेंगे, जो जानना होगा जानेंगे, लेकिन ये महात्मा गांधी जो है ये भारतीय लोगों को इस बात पे जोर देना चाहते हैं, लेकिन हमें इस गोल्डन फ्लीस के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर हम लोग भागेंगे तो निश्चित ही हमारी सभ्यता या हमारी भी मौत हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी या अंत हो जाएगा। अब ये गोल्डन फ्लीस क्या होता है? गोल्डन फ्लीस कहा जाता है कि ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं अटेंड करना फिर भी उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वो चीज कभी हमें भागना चाहिए, अपनी क्षमता को जानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लिमिट में रहना चाहिए। जो हम लोग जीवन में प्रयत्न अपने हाथ पैरों का यूज करके, बुद्धि का यूज करके हासिल कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, हम लोगों को अपने हृदय में इस बात को बसा लेना चाहिए, उकेर लेना चाहिए, द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, कि पश्चिमी जो फिलोसफर था, ओके, उनका एक मोटो, एक सिद्धांत रहा। क्या रहा? सोचिए, पश्चिमी व्यक्ति जो है, पश्चिमी से जो दार्शनिक है, फिलोसफर, वह इस बात को कह रहा है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन का यहाँ स्पेलिंग याद रखिएगा, वो जहाज वाला प्लेन नहीं है, PLANE, या प्लेन सादा जीवन वाला, ओके, PLAIN, सिंपल सा। तो वेस्टर्न फिलोसफर का एक मोटो रहा, जिन्होंने इस बात पे जोर दिया कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कि हमें सादा जीवन जीना चाहिए लेकिन हमें विचार उच्च रखने चाहिए। अब कैसे हुआ सादा जीवन और विचार उच्च? अक्सर देखा जाता है, हम अपने सोसाइटी में देखते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति जो उच्च दर्जे का है या उच्च परिवार का है, या कहने उसके पास धन दौलत संपत्ति ज्यादा आ जाती है, तो उनके घर में जो ड्राइवर्स होते हैं, ओके, जो कार चालक होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, जो मेड होते हैं, अक्सर देखा जाता है, पता नहीं आप लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे नजर में ऐसा आ जाता है
कि जो परिवार धन दौलत से परिपूर्ण जिसका पिता है, उसका बेटा जो है उस माली से, उस घर की जो साफ करने वाली हैं, ड्राइवर हो, उनको वो सही से बात नहीं करता है, जबकि उम्र में वो जो व्यक्ति है वो बड़ा है, लेकिन उनको वो तवज्जो नहीं देता, उनको नाम लेके पुकारता है, उनको रे करके पुकारता है। हमारे बिहार में ऐसा चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर जगह ऐसा होता है, लेकिन होता है ऐसा, क्योंकि उनको ये समझ आना चाहिए कि उनके पास जीवन स्तर तो बेहतर हो गया है, लेकिन उनकी सोच छोटी हो गई है। कहने का सेंस है कि हमसे उम्र में जो भी बड़ा हो, चाहे वो काम जिस लेवल का भी कर रहा हो, लेकिन वो उम्र में बड़ा है, तो हमें उसको इज्जत देनी पड़ेगी। ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो मेरे से कम आमदनी का कमा रहा है या कम रुपया कमा रहा है, कम उसके जीवन में लाइफ स्टाइल उसका अच्छा है, लेकिन वो उम्र में बड़ा है तो हमें उसे इज्जत देनी पड़ेगी। और ये हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा और हम लोगों को ये सबक लेनी चाहिए। हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग लाखों करोड़ रुपया का टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मेरे ऑफिस में करने वाला कर्मचारी भी अगर वो झाड़ू मार रहा है क्योंकि वो मेरे उम्र में बड़ा है, और लेकिन उसका काम अभी निम्न स्तर का है, मतलब उस लेवल तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी मुझे उसे सम्मान देना चाहिए, उसको नाम से पुकारने का कोई हक नहीं है। और अगर नाम लेना है तो उनके लास्ट में जी लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो ये एक हम लोगों को अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करना पड़ेगा, वरना वही कहा गया है कि है हमें जो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग अपनाना चाहिए। टुडे इट इज सर्टेन, आज ये निश्चित है, दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि लाखों लोगों का जीवन उच्च स्तर का नहीं हो सकता है। विद अ फ्यू, हम लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हो सकते हैं। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस, हु प्रोफेस, जब हम लोगों को मासेस मतलब बड़े लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। रन द रिस्क, हमें रिस्क को भगाना पड़ेगा। ओके, इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग एंड मिनिशिंग हाई थिंकिंग। अब कहने का हम लोग अपने जीवन स्तर को बेहतर कर लेंगे, लेकिन जीवन के अंत में जाने के बाद कहीं ये ना सोचना पड़े दैट आफ्टर हाई लिविंग, कि हम लोगों ने अपना जीवन तो उच्च कर लिया, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सोच ही घटिया हो गई, यानी हम लोग का लाइफ स्टाइल हाई हो गया लेकिन हमारे थिंकिंग लो हो गई। तो वैसा लाइफ स्टाइल का क्या करना। आपके पास दौलत संपत्ति है, स्वराम की चीजें तो आ गई, लेकिन सम्मान के लायक आपके पास शब्द नहीं है, किसी को सम्मान दे सके, तो ऐसे लाइफ का क्या फायदा। और इंडियन सिविलाइजेशन कभी इस बात को सिखाता नहीं। इंडियन सिविलाइजेशन हमेशा मोरल बीइंग को और मोरल थिंकिंग को उच्च दिखाने का वो काम करता है। पैराग्राफ नंबर 23 में आते हैं, कहा सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, कि सभ्यता जो है सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, वास्तव में जो ये कहा गया है, कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन, सभ्यता वास्तव में ये नहीं कि आप मल्टीप्लिकेशन करते जाए, गुणोत्तर रूप से बढ़ते जाएं, बट इन द डेलिब्रेट, लेकिन आप बातचीत करके, एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, और स्वेच्छा से अपनी इच्छाओं को रोक देनी चाहिए कि नहीं मुझे यह नहीं चाहिए। सभ्यता यह सिखाती है, सभ्यता यह नहीं सिखाती कि आप अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जाएं, लोगों को सम्मान न दें, आप अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर करें लेकिन आपकी थिंकिंग लो हो जाए, ये कभी सभ्यता सिखाती नहीं है। बट हाँ, दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, ये सिविलाइजेशन जो है ये अकेली ऐसी चीज़ है जो बढ़ाता है एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, ये आपकी संतुष्टि को बढ़ा सकता है और उसको प्रमोट करता है। रियल हैप्पीनेस, वास्तविक खुशी को आप जीवन में जिसे तलाश कर रहे हैं वो आपको दे सकता है। एंड कैपेसिटी ऑफ फॉर सर्विस, और काम करने की ताकत भी देता है। जब लोगों का सम्मान देते हैं, लोगों को आप इज्जत के नज़र से देखते हैं, तो बदले में वही चीज़ आपको मिलती है, आपको ताकत मिलती है। और जब आपका समय कमजोर हो जाता है, जब आपकी किस्मत डाउन हो जाती है, तो वो लोग आपका सपोर्ट करते हैं, आपको समझाते हैं, क्योंकि उनके भले वो उम्र में आपसे मतलब काम में आपसे नीचे काम कर रहे हो, लेकिन अनुभव में तो वो उन्होंने जिंदगी आपसे बहुत ज्यादा जी ली है। तो हमें उनके अनुभव का प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट पैराग्राफ में आते कहा गया है, ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। अब जैसा कहा गया है कि एक कुछ पैमाना होना चाहिए जहां शारीरिक हार्मनी और कंफर्ट, शारीरिक जो जरूरत है, जो कंफर्ट, जो आराम की चीज, वह जरूरी होती है, बट एबव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित लेवल से ऊपर जाने के बाद इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। कहीं ना कहीं मतलब शारीरिक जो आराम की चीजें हैं वो तो हमें चाहिए, ओके, जितनी जरूरत है, लेकिन इससे ज्यादा की जरूरत की चीजें अगर आप चले जाएंगे तो वह हिंड्रेंस बन जाएगी, रुकावट बन जाएगी, वह आपके लाइफ स्टाइल को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जैसे कहा जाता है कि बहुत सारी कंपनी होती है जो स्ट्रगल करके ऊपर तो आ जाती हैं, लेकिन बाद वो कंपनी लॉस में चले जाती है। क्यों लॉस में चली जाती है? हो सकता है वो अपने एडवर्टाइजमेंट पे, प्रचार प्रसार पे वो अपने प्रॉफिट का एक बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हो, या जब कंपनी से किसी बैंक से वो लोन लेते हैं तो वो लोन इसलिए लेते हैं ताकि हम एडवर्टाइज कर सकें, जबकि उन्हें एडवर्टाइज नहीं, उनको अपनी क्वालिटी बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि अगर क्वालिटी बेहतर है और तो वो एक ना एक दिन कंपनी ग्रो जरूर करेगी।
इसी प्रकार से इंसान को अपने क्वालिटी में फोकस रखना चाहिए कि मैं जिंदगी में कैसे दिन प्रतिदिन अपने आप को बेहतर बना सकूं। हाँ, ये फिक्स बात होती है कि हम लोग लाइफ में गलतियां जरूर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस गलतियों से सीख हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमें उस गलती पे जीवन भर पछताना रहना चाहिए। ये एक इंसान की निशानी नहीं है, खासकर प्रगतिशील प्रोग्रेसिव पर्सन की निशानी तो नहीं है। हम लोग गलती करते हैं जीवन में, लेकिन उसे सीख लेके हमें अगला कदम लेना चाहिए, ना कि पीछे हट जाना चाहिए। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of wants and satisfying them seems to be delusion and a snare. अब क्या इसी वजह से the ideal of creating an unlimited number of wants है कि हम लोग जब अपनी इच्छाओं को लगातार बढ़ा लेते हैं और फिर उस इच्छा को पूरा करने के संतुष्ट करने के पीछे जब हम लोग भागते हैं तो seems to be a delusion and a snare. वो हमें एक भ्रामक इमेजिनरी और जाल की तरह लगता है, जिसे कहा जाता है कि जैसे छोटा बच्चा देखेगा, जैसे जो एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, ध्यान रखेगा कि कभी वो 5 रुपये में सोचता है कि पूरी दुनिया खरीद लेंगे, कभी वो सोचता है 10 रुपये में पूरा मेला घूम लेंगे, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, क्योंकि उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे वो पूरा फेयर इन मेला में घूमता रहता है, उसे लगता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और वो पूरी अपनी इच्छाओं को बढ़ा, कहीं पे भी वो इच्छा को रोक नहीं रहा है, जिस वजह से उसका पूरा पॉकेट मनी खर्च हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, और अंत में भी वह सब कुछ खरीदने के बाद भी मेला से या बाजार से वो दुखी मन से वापस आता है कि मैंने ये नहीं लिया। लेकिन जब आप गार्जियन के साथ जाते हैं तो गार्जियन आपकी इच्छा को रोकते हैं कि नहीं, तुम्हें ये नहीं दूंगा, तुम सिर्फ ये लो, यानी वो उस इच्छाओं को लिमिट कर रहे हैं कि इससे आगे मत बढ़ो। ये बेचैनी का कारण बन सकता है, तो ये बात हमें समझनी चाहिए। आगे आते हैं, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, कि किसी की भी जो शारीरिक जरूरत है उसका जो संतुष्टि है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, कि किसी की बौद्धिक मतलब शारीरिक और बौद्धिक जो सेटिस्फैक्शन होती है नीड्स ऑफ ए वंस नैरो सेल्फ, उन्हें ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहिए। नीड्स जरूरत होती है नैरो सेल्फ, थोड़े ही कुछ की मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप। जो शारीरिक जरूरत हो और मानसिक जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, यह भी एक स्टेज पे जाके कहीं ना कहीं डेड स्टॉप तो होनी ही है इसको, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वल्पचुअसनेस। अगर आप अपनी शारीरिक और जो कहा गया इंटेलेक्चुअल वल्पचुअस विलासिता को अगर आप बढ़ाते जा रहे हैं, आप शारीरिक चीजों में उलझते जा रहे हैं, तो आप एक निश्चित सर्टेन पॉइंट पे जाके आप डेड स्टॉप हो ही जाएंगे। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, किसी भी व्यक्ति को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक जो मतलब अपनी शारीरिक जरूरत और जो हमारे सर्कमस्टांसेस है मतलब सांस्कृतिक जो मतलब हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हैं उनमें हमें अरेंजमेंट करना चाहिए, सामंजस्य बैठाना चाहिए। ये नहीं कि हम जहाँ रहते हैं उससे बाहर की चीज़ें हमें चाहिए जो पूरी नहीं हो सकती, नहीं, हम लोग उसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए जो हम लोगों को वातावरण से मिल सके, हम लोग वातावरण को प्रभावित ना करें। So that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated। और ये कहते हैं लास्ट में हम लोग को अपने शरीर का, अपने जीवन का संपूर्ण ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है, मानव समाज के कल्याण के लिए हमें फोकस रखना चाहिए। ऐसी इच्छाएं ना बढ़ाएं जो आपको इस कल्याण के रास्ते से हटाकर आपको दूर ले जाए और अंत में आप सोचे कि मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। आप बस लाइफ में इतना सोचते रहें और हमेशा सोचते रहें कि कैसे मैं किसी और के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, उनके जीवन स्तर को बेहतर बना सकता हूं। बस यही एक काम भारतीय सभ्यता सिखाती है कि सेवा भाव सब में रहना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक होना चाहिए और हर किसी व्यक्ति को सेवक के भाव से दूसरों के पास जाना चाहिए। एक सेवा के रूप में उसे अपनी मतलब जीवन शैली को बनाना चाहिए और इसमें अपनी इच्छाओं का त्याग करें जो अनावश्यक हो और जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें पूरा करके और सेटिस्फैक्शन से जल्द प्राप्त करें, यानी अपनी आत्मसंतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही होता है ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई थी, इसकी कहानी यह समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप लोग अपने जीवन में इसकी वैल्यू ऐड करेंगे। और इसके बाद हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो जरूर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर, समरी, ग्रामर पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जल्द ही, ये तो लाइन बाय लाइन हो गया, मैं जल्दी एक ऐसी क्लास लाऊंगा जिसमें 1 शॉट में इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का शॉर्ट में आपको रिवाइज करा सकूं। तब तक आप इस स्टोरी को पढ़ें, रिवाइज करें, इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखें, जितना ज्यादा आप इसका यूज कर सकते हैं करें, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक सेवा भाव के रूप में ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।